मैं शिखा सिंह, प्रवक्ता गृह विज्ञान, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं एमए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण विज्ञान पढ़ाऊँगी। लेकिन इसके पहले एमए प्रीवियस में कितने प्रश्न पत्र हैं यह बताना आवश्यक है। एमए प्रीवियस गृह विज्ञान में 4 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण विज्ञान। दूसरा प्रश्न पत्र है बच्चों आपका बाल विकास। तीसरा प्रश्न पत्र है उपभोक्ता अर्थशास्त्र। और चौथा प्रश्न पत्र आपका है ग्रामीण समाजशास्त्र। बच्चों, एमए प्रीवियस गृह विज्ञान में ये आपका 4 प्रश्न पत्र है, जिसमें हम आपको प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण विज्ञान पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको आहार एवं पोषण विज्ञान क्या है यह बताएंगे, जिसमें सबसे पहले समझना आवश्यक है कि आहार क्या है। आहार क्या है? आहार वह ठोस एवं तरल पदार्थ है जिसे हम खाते पीते हैं और पाचनशील होता है। यह आहार व्यक्ति के शरीर में उष्णता प्रदान करता है, मरम्मत का कार्य करता है, रोग रोधन क्षमता प्रदान करता है। ऐसे ठोस एवं तरल पदार्थ को हम आहार या भोजन कहते हैं। अधिकतर लोग आहार या भोजन को क्षुधा शांति या स्वाद की दृष्टि से ग्रहण करते हैं, लेकिन ये उत्तम पोषण के लिए उचित नहीं होता है। स्वाद की दृष्टि से, क्षुधा शांति की दृष्टि से किया गया भोजन पोषण की दृष्टि से उत्तम नहीं माना गया है, क्योंकि स्वाद की दृष्टि से और क्षुधा शांत की दृष्टि से किया हुआ भोजन अल्प पोषण या अत्यधिक पोषण का शिकार होता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि अत्यधिक पोषण होता क्या है। वह भोजन जिसमें 2 या 2 से अधिक पौष्टिक तत्व लगातार अधिक मात्रा में व्यक्ति ले रहा होता है, तो उसे अधिक पोषण कहते हैं। ऐसा पोषण व्यक्ति को कई बीमारियों के लिए अग्रसित करता है, जैसे मोटापा, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज यानी हृदय संबंधी बीमारी। अच्छा, भोजन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? वह है कार्बोहाइड्रेट और वसा, अत्यधिक शर्करा। अधिकतर लोग स्वाद की दृष्टि से जब भोजन ग्रहण करते हैं तो स्वाद उत्पन्न करने वाले ये 3 ही चीज़ हैं ऐसे कि जो स्वाद अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं। अब आता है अल्प पोषण। अल्प पोषण के पीछे आहार एवं पोषण विज्ञान की जानकारी का अभाव और दूसरा है गरीबी। जानकारी के अभाव के कारण भोजन में यह पता नहीं होता है कि कौन से ऐसे पौष्टिक तत्व लिए जाएं जिससे उत्तम स्वास्थ्य का निर्माण हो। इसलिए लोग भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं। और गरीबी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से व्यक्ति अपने भोजन में जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाता है, जिसकी कमी की वजह से क्या होता है शरीर में
अति अल्प भार, रक्ताल्पता और रोग रोधन क्षमता की कमी होना। अब बच्चों हम आते हैं पोषण विज्ञान पे कि पोषण विज्ञान क्या है। ये तो हुआ आहार, अब हम पोषण विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। भोज्य पदार्थों में पौष्टिक तत्वों की मात्रा, भोज्य पदार्थों के गुण, भोज्य पदार्थों द्वारा शरीर का वृद्धि एवं विकास, मजबूती एवं स्वास्थ्य का संबंध पोषण विज्ञान से होता है। पोषण का अर्थ है भोजन, पाचन, अवशोषण, चयापचय। अगर ये क्रियाएं व्यक्ति के शरीर में अच्छे से हो रही हैं तो शरीर के 3 कार्य आसानी से हो जाते हैं। वो है शरीर को उष्णता मिलना, शरीर में मरम्मत का कार्य होना और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होना। भोजन, पाचन, अवशोषण, चयापचय, ये सब पौष्टिक तत्वों का ही रूप है, क्योंकि पौष्टिक तत्व जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसी का अवशोषण और चयापचय होता है। अब आप सोचते होंगे कि पौष्टिक तत्व क्या है। पौष्टिक तत्व बच्चों, पौष्टिक तत्व आपके 6 होते हैं और ये संतुलित भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं। तो पौष्टिक तत्व हम बताने चल रहे हैं। पहला आपका है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन और 5वां है खनिज लवण, छठा है जल। ये 6 पौष्टिक तत्व व्यक्ति के शरीर के लिए अति आवश्यक है। भोजन हमारे शरीर में जाकर क्या होता है, वह हमारे पाचन संस्थान में किस प्रकार से बदलता है, उसमें रासायनिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, इस चीज़ की सबसे पहले जानकारी ग्रीक के एक महान विद्वान हिप्पोक्रेटिस ने किया। हिप्पोक्रेटिस ने किया। हिप्पोक्रेटिस ने जानने का प्रयास किया कि शरीर में भोजन जाकर के किस रूप में बदलता है, उसका क्या होता है। तो बच्चों, ये आपका रहा आहार एवं पोषण विज्ञान। अब हम आते हैं अपने आहार एवं पोषण विज्ञान के सिलेबस पे, पाठ्यक्रम पे, जिसमें आपकी पहली यूनिट है आहार की प्रस्तावित मात्रा। बच्चों, आहार की प्रस्तावित मात्रा आपकी पहली यूनिट है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। आहार की प्रस्तावित मात्रा का अर्थ होता है पोषक तत्वों की मात्रा
भोजन में भोज्य तत्वों की मात्रा। क्या होता है? आहार में पोषक तत्वों की मात्रा, भोजन में भोज्य तत्वों की मात्रा। यानी कि व्यक्ति अपने भोजन में ऐसे कौन से पौष्टिक तत्वों को शामिल करे जो उसके स्वास्थ्य के लिए उत्तम हो, और उसके लिए भोजन में कितनी मात्रा भोज्य पदार्थों की होनी चाहिए जो उसके शरीर के अनुरूप हो, ना कि विपरीत। अधिकतर क्या होता है कि स्वाद की दृष्टि से व्यक्ति भोजन कर लेता है, अधिक भी खा लेता है, कभी कभी कम भी खा लेता है, लेकिन आहार की प्रस्तावित मात्रा के अनुसार हम चलते हैं तो यहाँ पर ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने यही बताया है कि भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा और भोजन में भोज्य पदार्थों की मात्रा। तो इसको समझने से पहले हम संतुलित आहार क्या है यह जानेंगे, क्योंकि बिना संतुलित आहार के पौष्टिक तत्वों की मात्रा और भोजन में भोज्य पदार्थों की मात्रा का अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो अब हम ये जानेंगे कि संतुलित आहार है क्या। संतुलित आहार है क्या? संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो और ये हमारे शरीर के मुख्य 3 कार्य कर रहे हों। पहला कार्य क्या है ये भी जानना आवश्यक है। पहला कार्य है शरीर को ऊष्मा देना या कह लें ऊर्जा। शरीर को ऊर्जा देना संतुलित आहार का जो पहला कार्य होगा वो शरीर को ऊष्मा या ऊर्जा देना होता है, जिससे व्यक्ति को शक्ति मिलती है, कार्य करने की क्षमता मिलती है। लेकिन वह ऐसे कौन से पौष्टिक तत्व हैं जिनसे व्यक्ति को शरीर को ऊर्जा मिलती है और ऊष्मा मिलती है? वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही व्यक्ति के शरीर को ऊष्मा देते हैं, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.4 किलो कैलोरी मिलती है, जबकि 1 ग्राम वसा में 9.9 किलो कैलोरी पाई जाती है। और यह पौष्टिक तत्व कैसे भोज्य पदार्थों में मिलते हैं? समस्त प्रकार के तृणधान्य, कार्बोहाइड्रेट समस्त प्रकार के तृणधान्य, सभी प्रकार की कंदमूल वाली सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जितने भी स्टार्च वाले भोज्य पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है। और वसा जितने भी तिलहन वर्ग के तेल होते हैं और वनस्पति घी और पशु जगत से प्राप्त होने वाले वसा, इन सब में वसा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जो व्यक्ति को ऊर्जा देने का कार्य करती है। दूसरा कार्य है शरीर का निर्माण एवं शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना।
संतुलित आहार का दूसरा कार्य शरीर का निर्माण एवं शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना होता है। हमारे शरीर में प्रतिदिन कुछ न कुछ कोशिकाएं टूटती हैं, कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है और ख़ास तौर से यह क्रिया बाल्यावस्था में बहुत तीव्र होती है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक, और बाद में वृद्धावस्था में भी ये तीव्र हो जाती है। और दो अवस्थाएं ऐसी हैं जो कि गर्भावस्था और धात्रीवस्था है, तो गर्भावस्था में भी टूट फूट की क्रिया बहुत तीव्र हो जाती है। तो ऐसी दशा में शरीर का निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ लेना अति आवश्यक होता है। तो निर्माणात्मक पौष्टिक तत्व कौन से हैं ये जानना यहाँ पर आवश्यक है। वो है प्रोटीन, आपके निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। और प्रोटीन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ प्रोटीन जो पौष्टिक तत्व है वो कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं, यहाँ पर यह भी बताना आवश्यक है। समस्त प्रकार के मांस, मछली, अंडा, दूध से बने भोज्य पदार्थ, समस्त प्रकार के वनस्पतियों से पाए जाने वाले वनस्पति जगत से हम ले लें तो दाल, सोयाबीन, बीन्स, इन सब में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है जो शरीर के निर्माण के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए अति आवश्यक है। तीसरा आता है बच्चों शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण होना। संतुलित आहार का हमारे शरीर में जो तीसरा कार्य है वो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना है। प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना या शरीर को सुरक्षा प्रदान करना या बाह्य जीवाणुओं से लड़ने के लिए शरीर को एक आवरण प्रदान करना। ये हमें कौन से ऐसे पौष्टिक तत्वों से मिलता है? वो है विटामिन, खनिज लवण और जल। ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और ये समस्त प्रकार के सब्जियों में और सभी प्रकार के फलों में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ये पौष्टिक तत्व विटामिन और खनिज लवण और जल। जल तो हम ऊपर से भी वाटर आप नल से निकाल के पी सकते हैं, लेकिन जल की कुछ मात्रा हमारे फलों और सब्जियों में भी पाई जाती है। विटामिन का उत्तम स्रोत हम फल को भी कहते हैं, लेकिन सब्जियां विटामिन और खनिज लवण दोनों की उत्तम स्रोत होती है। लेकिन बच्चों सोडियम के लिए नमक हमें ऊपर से लेना आवश्यक है, जो साधारणतया हम अपने भोजन में इस्तेमाल भी करते हैं। और कैल्शियम के लिए हमें दूध लेना अति आवश्यक है। हम सब्जी और फल पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो बच्चों रोग रोधन क्षमता के निर्माण के लिए हमें विटामिन, खनिज लवण और जल, ये तीन पोषक तत्वों को लेना अति आवश्यक होता है और तीनों फल, सब्जियों और साधारण जल में पर्याप्त मात्रा में आपको मिल जाएंगे। बच्चों अब हम आपको ये बताएंगे कि संतुलित आहार, घर में एक ही जैसा आहार बनता है और वो सब लोग खाते हैं,
लेकिन एक संतुलित आहार घर के सभी सदस्यों के लिए उपयोगी नहीं होता है, ना ही सबके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर संतुलित आहार को कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। संतुलित आहार को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो बच्चों, पहला कारक आता है इसमें उम्र, आयु। पहला कारक उम्र या कह लें आयु। हमारे परिवार में विभिन्न आयु के लोग रहते हैं। कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, तो कोई प्रौढ़ है, कोई विशेष अवस्थाओं में है। गर्भवती माता हो सकती है, धात्री माता हो सकती है। इन सब के शरीर की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। जब उम्र अलग है, अवस्था अलग है, तो इनकी भोजन की आवश्यकता भी अलग अलग होगी। लेकिन अधिकतर क्या होता है, एक सा भोजन जो बनता है वही सब खाते हैं। किसी के लिए वह संतुलित हो जाता है तो किसी के लिए वह असंतुलित हो जाता है। किसी के लिए अधिक पोषण वाला हो जाता है तो किसी के लिए अल्प पोषण वाला हो जाता है, जो कि पूर्ण रूप से उचित नहीं माना जाता। हमारे परिवार में जितने भी आयु वर्ग के लोग निवास करते हैं, उनकी आयु और शरीर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार का आयोजन करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, एक बालक है तो हम उसमें दूध की मात्रा ज़्यादा देंगे, क्योंकि उसके शरीर का निर्माण काल हो रहा होता है। निर्माण काल से वह गुजर रहा है, तो निर्माण कार्य उसके शरीर का हो रहा होता है। तो ऐसी दशा में उसे अधिक प्रोटीन चाहिए। तो हमें अंडा, मांस, मछली, इन सब के अलावा हम पशु जगत से दूध को भी इसमें ऐड करके देंगे, क्योंकि प्रतिदिन अंडा, मांस, मछली बच्चे नहीं खाते हैं। इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये बच्चों सिर्फ उदाहरण है। यहाँ पर अगर हम प्रौढ़ को देखते हैं तो उस बच्चे से उसका संतुलित आहार भिन्न हो जाएगा, और वृद्ध का देखते हैं तो शायद उससे कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी पाचन शक्ति उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे परिवार के सदस्यों की जैसी आयु हो उसके अनुसार उनका संतुलित आहार होना अति आवश्यक है। पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों का शरीर का आकार भी अलग अलग होता है, शरीर का आवरण ढांचा भी अलग अलग होता है, दोनों की कार्य क्षमता भी अलग अलग होती है। इसलिए जो एक स्त्री का संतुलित आहार है वह एक पुरुष के लिए असंतुलित आहार हो सकता है या कम पोषण वाला आहार हो सकता है। जो एक पुरुष का संतुलित आहार है वह एक स्त्री के लिए अत्यधिक पोषण वाला आहार हो सकता है। तो हम इस बात का अवश्य ध्यान देंगे कि जो एक स्त्री की शरीर की आवश्यकता है वो पुरुष की नहीं हो सकती है भोजन के प्रति, और जो भोजन के प्रति पुरुष की आवश्यकता है वह एक स्त्री की नहीं हो सकती। दोनों में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, इन सब पोषक तत्वों की मात्रा कम या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इसलिए लिंग को देखते हुए संतुलित आहार का निर्माण करना चाहिए। तीसरा आता है बच्चों क्रियाशीलता। परिवार के सभी सदस्यों की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, कार्य करने की शैली भी अलग अलग होती है। कोई अधिक कार्य करने वाला होता है,
कोई मध्यम क्रियाशील होता है तो कोई कम क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील व्यक्ति शारीरिक रूप से परिश्रम अधिक करते हैं, जबकि मध्यम क्रियाशील व्यक्ति शरीर से और मानसिक रूप से परिश्रम दोनों ही बराबर मात्रा में करते हैं, और जबकि कम क्रियाशील व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मानसिक परिश्रम अधिक करते हैं। तीनों के परिश्रम को देखते हुए, क्रियाशीलता यानी कि उनका कार्य करने की शैली या परिश्रम, उसको देखते हुए संतुलित आहार का निर्माण करना चाहिए। नहीं तो एक ही भोजन किसी के लिए असंतुलित हो जाएगा, अत्यधिक पोषण वाला हो जाएगा, तो किसी के लिए यहाँ पर फिर से हम कहेंगे कि अल्प पोषण वाला हो जाएगा, क्योंकि तीनों की कार्यशैली अलग अलग होती है। अब हम यहाँ पर बच्चों देखेंगे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही संतुलित आहार का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि परिवार में सबके स्वास्थ्य एक जैसे नहीं हैं। आजकल तो एक आम समस्या हो गई है कि हर घर में कोई न कोई हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, और मोटापा तो एक आम बीमारी है। तो यहाँ पर हम संतुलित आहार का जब भी निर्माण करेंगे तो स्वास्थ्य को हम ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार का आयोजन करेंगे। चौथा क्या है बच्चों? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को हम ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार का आयोजन करेंगे, क्योंकि संतुलित आहार एक दुबले पतले 55 किलोग्राम व्यक्ति का जो संतुलित आहार है वह एक मोटे और 80 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के लिए बहुत अधिक पोषण वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पर परिवार में जिस व्यक्ति का जैसा स्वास्थ्य हो उसको ध्यान में रख कर के ही संतुलित आहार का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि जो एक दुबला पतला व्यक्ति है उसकी कैलोरी की मांग, प्रोटीन की मांग मोटे व्यक्ति से कम होगी, मोटे व्यक्ति से अधिक होगी। जो मोटा व्यक्ति है उसकी कैलोरी मांग कम हो जाएगी। तो परिवार में सभी सदस्यों के स्वास्थ्य को देखते हुए ही संतुलित आहार का आयोजन करेंगे। अब यहाँ पर आता है पांचवा ऐसा कारक है जो आपके संतुलित आहार को प्रभावित कर रहा है, वो है विशेष अवस्थाएं। क्या है? विशेष अवस्थाएं। विशेष अवस्थाएं बच्चों दो होती हैं। पहला है इसमें गर्भावस्था, दूसरा है धात्री अवस्था। परिवार में कुछ महिलाएं गर्भवती हैं तो कुछ महिलाएं धात्री अवस्था यानी कि दूध पिलाने वाली माता होती हैं। इन दोनों का जो संतुलित आहार होगा वो सामान्य महिला से अलग होगा। सामान्य महिला से इन दोनों का जो भी भोजन होगा वो अधिक प्रोटीन, अधिक कैलोरी और अधिक विटामिन खनिज लवण वाला होना चाहिए, क्योंकि इनके शरीर में जो गर्भवती स्त्री है उसके शरीर में एक भ्रूण का निर्माण हो रहा है और एक धात्री अवस्था वाले माता के शरीर में दूध का निर्माण हो रहा है। तो दोनों के शरीर की कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं, दोनों के शरीर में कुछ न कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, इसलिए दोनों के ही संतुलित आहार एक सामान्य स्त्री से ज़्यादा होने चाहिए। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 1993 में एक गर्भवती स्त्री की जो कैलोरी मांग है वो 300 बढ़ाकर कर दी, जबकि एक सामान्य स्त्री जो होती है उसका 2225 किया हुआ है।
मध्यम क्रियाशील। लेकिन यहाँ पर देखिए गर्भवती में 300 बढ़ा के उसको देना है, जबकि यहाँ पर धात्री अवस्था को 500 कर दिया है। ये 500 300 यहाँ पे ऐड करके देना है। जैसे 2225 धन 300 2525 किलो कैलोरी प्रतिदिन। इस प्रकार से हमें आप देख सकते हैं कि संतुलित आहार में सिर्फ कैलोरी का जो बढ़ी हुई मात्रा है वो कैसी है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि साधारण या सामान्य स्त्री से विशेष अवस्थाओं वाली इन दो महिलाओं का भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अब बच्चों, यहाँ पर आहार की प्रस्तावित मात्रा के लिए संतुलित आहार को आपको समझाया गया है। आगे आहार की प्रस्तावित मात्रा